जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है वही थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ को क्रिएट करेगा, साइकिल कंप्लीट करेगा। हो ही नहीं सकते। लॉ ऑफ वन सेज कि दैट विच क्रिएटेड ऑल इज इन ऑल एंड द ऑल इज इन दैट। ओके, सो हमारे को अगर ये समझ में आए फिर हम एक दूसरे के साथ ना लड़ाई करेंगे ना कंपटीशन करेंगे। हमारे को समझ आएगा कि अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, इन रिटर्न में भी हर्ट होंगे क्योंकि हम सारे कनेक्टेड हैं। सो इतनी एनर्जी इज एनर्जी. What moves energy, when energy moves, it is caused a vibration, and then it's a vicious cycle. First energy moves, movement through intention and attention, then it creates vibration. Now that vibration will determine how much more the energy will move. मैं अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी थी, मेरे को बोर्ड मीटिंग के बाद सीनियर डायरेक्टर ने बुलाया था, ठीक है, कोई चीज़ के। फिर मैं उस दिन रिज़ाइन करने वाली थी, तो मैंने सर को बोला, सर मैं सोच रही हूँ मैं शायद रिज़ाइन कर लूँ। फिर उन्होंने हंस के पूछा कि रिज़ाइन करके क्या करोगे, जैसे सीनियर्स होते हैं, वेरी नाइस पर्सन, बट बिकॉज आई हैड टू प्ले दिस रोल, है ना, टू कम एंड टॉक अबाउट कर्मा में भी, तो यूनिवर्स के पास कोई चारा ही नहीं था कि मेरे को धक्का दे के लात मार के जैसे मर्जी करके मेरे को इस रास्ते में इट हैड टू ड्रॉप मी दैट। तो इसलिए वो थोड़ा हार्ड था क्योंकि मैं एक तो नॉन बिलीवर थी, मैं बहुत स्टबर्न थी, मैं बहुत क्यूरियस भी थी। मैं किसी चीज़ को ऐसे नहीं मान सकती थी कि आपने बोल दिया कि हो जाएगा और मैं बोलूँगी हो जाएगा, हो जाए। आप कुछ कर रहे हो, बट उस बीइंग को जो कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उदास है या खुश है, सब कुछ को जब आप फील करते हो ना और उसको एक्सेप्ट करते हो एक ठहराव के साथ, वो बीइंग है जो हम सोचते वो हमारे को कंट्रोल कर रहा है, हमारे लाइफ को चला रहा है। कौन है वो, मेरा क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, है ना। तो ये कर्मा भी यही है, इट इज़ आवर रिलेशनशिप विद आवर ओन थॉट प्रोसेस। जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा था तो मेरे को अच्छा मिलेगा, अगर बुरा था तो मेरे को बुरा मिलेगा। आज की हमारी ये पॉडकास्ट इस बुक के तीसरे चैप्टर पर बेस्ड है। बुक का नाम है ट्वाइस बॉर्न और इसकी ऑथर है सहर गराचोगलू। तो आज इस पॉडकास्ट में हम यूनिवर्सल लॉ, कर्मा जैसे डीप टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। क्या कर्मा वास्तव में पनिशमेंट है या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल रूल है? और हमारी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है? कुछ हासिल करना, कुछ बनना, या सिंपली जिस तरह से हम हैं सिर्फ उसी तरह से जीना? चलिए आज इन सवालों को एक्सप्लोर करते हैं और इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे साथ होंगी सहर। चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि जो आपकी बुक है ट्वाइस बॉर्न, उसका जो तीसरा चैप्टर है उसमें आपने यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात की है। तो इंट्रो में मैंने बता दिया है कि हम इस पॉडकास्ट में यूनिवर्सल लॉ, एनर्जी और थॉट्स पर और कर्मा पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो यूनिवर्सल लॉ हैं ये क्या हैं और आपने इन्हें लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा है? तो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, है ना, कोई एक डिज़ाइन होएगा तभी तो कोई चीज़ बनेगा। चाहे आपके लैपटॉप है, कैमरा है, चेयर है, एंड अगर हम प्लांट्स को देखेंगे, पूरी लाइफ को देखो, लाइफ की एक डिज़ाइन है और हर एक डिज़ाइन के पीछे एक सिस्टम होएगा, है ना। और जो हमारी लाइफ है, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी, नेचर, है ना, सीजन्स, डे एंड नाइट, कितनी प्रिसीजन से हर एक चीज़ चेंज हो रहा है ना। एक सीज़न जाएगा, दूसरा सीज़न बिल्कुल ही उसी टाइम आएगा। अब इंडिया में बारिशों के टाइम है ना, तो हमारे को सबको पता है कि जुलाई अगस्त में नॉर्थ इंडिया में बारिशें होंगे। तो ये प्रिसीजन कैसे हो सकता है? इसके नीचे कोई सिस्टम होगा, नहीं तो रैंडम बनेगा। अगर मैं कोई रेसिपी भी फॉलो कर रही हूँ, किसी भी दिन मैंने चूज़ किया कि इसको आप चेंज करूँ या मेरे को याद नहीं रहेगा, है ना। तो हर एक चीज़ की एक फार्मूला और एक सिस्टम होता है। वो जो फार्मूला और सिस्टम है और वो जो डिज़ाइन है जिसके ऊपर ये पूरे कायनात चल रही है, वो यूनिवर्सल लॉज बोलते हैं हम उसको, है ना। तो कोई अराउंड 110-11 यूनिवर्सल लॉज है, जिसमें से कुछ बेसिक लॉज है और कुछ सेकेंडरी लॉज है। हम मैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोल रही हूँ अपने बुक में क्योंकि अब कोई भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे आपने फ्रिज नया ख़रीद लिया, आपने उसको प्लग इन करना है, उसको ऑन कैसे करना है, कौन सी डिग्री में होगा, अगर उसके फ्रीज़र को आपने चीज़ें डालनी है, आइसक्रीम डालनी है, मेल्ट ना होने के लिए फ्रीज़र का क्या डिग्री होना चाहिए, ये सब कुछ पता हो। ये कहाँ से पता चलेगा? यूज़र मैनुअल पढ़ोगे, है ना। तो लाइफ के यूज़र मैनुअल या ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूनिवर्सल लॉज है।
हम लाइफ को तो जी रहे हैं, बट हम क्यों इतने ट्रायल एरर कर रहे हैं, क्यों एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है? क्योंकि हमारे को ये जो यूनिवर्सल लॉज है, ये जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है ना, रूल्स ऑफ लाइफ है, उसकी जानकारी है ही नहीं। तभी तो अगर हमारे को पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बुक का क्या, एक लैपटॉप का क्या है, एक मोबाइल का कैसा है, तो फिर हम जो चीज़ हमारे को चाहिए उसी हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। वी वोंट फील लॉस्ट, वी फील लॉस्ट इन लाइफ, क्योंकि हमारे को ये यूनिवर्सल लॉज के बारे में पता ही नहीं है, जो लाइफ की ऑपरेटिंग सिस्टम मैं रेफर करती हूँ। इट कैन बी एन अदर टर्मिनोलॉजी। तो जो यूनिवर्सल लॉ हैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ही लॉज हैं ये? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत छोटा है ना। लॉ ऑफ अच्छा। अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है। Okay. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गवर्न करते हैं बाकी सारे लॉज, लाइक लॉ ऑफ वन, है ना, मतलब यूनियन, योग जो बोलते हैं, है ना। देन वी हैव लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो हमारे को इंडिया में कर्मा बोलते हैं ना। देन वी हैव लॉ ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ये दो बेसिकली ये जेंडर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में काम बोल रहे हैं कि ये दोनों एक साथ मिलेंगे, बैलेंस होएंगे तो लाइफ चलेगा। बॉडी में बैलेंस होएगा तो बॉडी अच्छी चलेगी, है ना। तो बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है, बट बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है। तो आपने इसमें कहा लॉ ऑफ वन, उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? जैसे लॉ ऑफ वन का मतलब ये है कि आप उसको गॉड बोलो, डिवाइन इंटेलिजेंस बोलो, जो वो एक एंटिटी है जो ये सारे कायनात उससे आई है ना। तो अगर ओरिजिनली हम बिलीव करते हैं कि ओरिजिनली कोई एक ऐसे एंटिटी था या एनर्जी था या कॉन्शियसनेस था, बेसिकली इन स्पिरिचुअलिटी वी रिफर टू इट एज डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये जो एंटिटी या कॉन्शियसनेस है, हर कोई चीज़ तो इसके अंदर से बाहर आया ना, उसने इसको क्रिएट किया है। तो अगर प्लांट्स है, ट्रीज है, जेम स्टोन्स है, ह्यूमन बॉडी है, ये आरती है, जो भी है, ये सारा वही एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से ही आया है। तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में हर एक में होएगा। अब जैसे इफ़ आई एम अ वुमन एंड आई गिव बर्थ, जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेरा डीएनए तो होएगा ना। तो वो डीएनए ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस सब में है, और बिकॉज इट इज़ इन एवरीथिंग, तो वी आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड, है ना। हम सब एक ही चीज़ है, हम सिर्फ देखने में और लाइफ को हैंडल करने में एक दूसरे से अलग है, बट ओरिजिनली हम एक ही चीज़ है। वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, और क्योंकि वो ऑल इंक्लूसिव है ना। कायनात तो ये कॉन्शियसनेस से आई है ना, बट ये जो कायनात है उसी कॉन्शियसनेस के अंदर है। अब गॉड के अंदर ही होगा सब कुछ, और गॉड से आया है सब कुछ, है ना। तो फिर हम डिफरेंट हो ही नहीं सकते। लॉ ऑफ वन सेज कि दैट विच क्रिएटेड ऑल इज इन ऑल एंड द ऑल इज इन दैट। ओके, सो हमारे को अगर ये समझ में आए, फिर हम एक दूसरे के साथ ना लड़ाई करेंगे, ना कंपटीशन करेंगे। हमारे को समझ आएगा कि अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, इन रिटर्न में भी हर्ट होंगे, क्योंकि हम सारे कनेक्टेड है। सो इसको हम लॉ ऑफ वन बोलते हैं। दिस इज द मेन लॉ। ओके, तो इस चैप्टर में आपने ये भी बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इस थॉट का रियल मीनिंग क्या है और ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? सो बेसिकली इसका यही है, जो अभी मैं बात कर रही थी ना, डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो क्या हो सकता है? आप कोई भी चीज़ को हाथ लगाओ और उसको एटॉमिक लेवल तक छोड़ दो, और एटम के अंदर जाओ, न्यूक्लियस लेवल तक जाओ, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा और मूविंग एनर्जी मिलेगी। एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, उस एनर्जी को तोड़ नहीं सकते, वही एंड है। तो वो जो कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस मैं बात कर रही हूँ, वो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू दिस एनर्जी। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। सिर्फ जब ये एनर्जी वाइब्रेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करेगा, और इंटेंशन के हिसाब से, जो इंटेंशन था किसी चीज़ को बनाना है। अब जैसे मैं जाके एक वुड लेके आता हूँ, आप उससे चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, उसको थिन करके पेपर बना सकते हो, ट्रे बना, कुछ भी बना सकते हो। वो तो आपके इंटेंशन और इमेजिनेशन के ऊपर है। एसेंस तो वुड है ना। मैं जंगल से उठा के लेके आया हूँ लकड़ी, अब उस लकड़ी से आप क्या बनाओगे, मैं क्या बनाऊंगी, वो अलग चीज़ है। तो वो एनर्जी सेम है, और जिसने बनाया है वो अपने इंटेंशन के हिसाब से और डिज़ायर के हिसाब से, मैंने क्या एक्सपीरियंस करना है, मेरे को क्या अभी इस टाइम में क्या और एक्सपीरियंस करना है, वो अलग चीज़ें बन गए।
फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ गया, वो अपने इंटेंशन से अलग चीज़ें बनाए. सो बट ओरिजिनली एसेंस तो वही एनर्जी है, वही डिवाइन कॉन्शियसनेस. एनर्जी और वाइब्रेशन सेम है या अलग अलग है? नहीं, एनर्जी इज एनर्जी. व्हाट मूव्स एनर्जी, व्हेन एनर्जी मूव्स इट इज caused a vibration, and then it's a vicious cycle. First energy moves, movement through intention and attention, then it creates vibration. Now that vibration will determine how much more the energy will move. ओके अगर हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है, तो हम अपनी इमेजिनेशन से किसी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं? Yes. कैसे? आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में जो फ़ोन है वो कहाँ से क्रिएट हुआ है? थॉट से, है ना? पहले किसी ने बैठ गया, बोर हो रहा था, सोच रहा था क्या करे, उसके मन में आया ऐसे कोई डिवाइस होना चाहिए जो हाथ में लेके घूमो और उसके थ्रू सबसे बात करो. ठीक है, सोच सोच के 2-4 और मिल गए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिए. पर ओरिजिनली क्या था? हाँ, जो भी हम देख रहे हैं ओरिजिनल थॉट था ना. तो थॉट कहाँ से आ रहा है? उसी एनर्जी से आ रहा है. Simple. मैंने किसी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि अगर हम कुछ भी विजुलाइज करते हैं अपने लिए, ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मैं कुछ भी कंप्यूटर लैपटॉप या लेना चाहते हैं, तो मैंने उसे सोचा, ठीक है, सोचने के बाद वो एनर्जी क्रिएट हुई, वो लैपटॉप बना और वो चीज़ मेरे सामने आएगी. क्या ये ऐसे होता है? एक्चुअली इट्स नॉट दैट एनर्जी क्रिएट हुई. व्हाट हैपेंस इज हर एक चीज़ में एक फ्रीक्वेंसी होता है. जैसे लैपटॉप है जो हम सोचते हैं कि डेड है ना, उसमें भी कोई एनर्जी और कॉन्शियसनेस है, कोई वाइब्रेशन तो चल रहा है. जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वी मैच द वाइब्रेशन. हम अपने अटेंशन के इंटेंशन के हिसाब से we try to create a chord, energy chord, and we match that vibration. When the vibration matches, then the universe has no choice but कि वो जो चीज़ आप desire कर रहे हो आपको दे, क्योंकि अब मैच हो गया वाइब्रेशन. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ये तो कुछ भी नहीं है. आप तो लैपटॉप या किसी चीज़ के बारे में, पीपल रिलोकेशन टू मूव टू अनदर कंट्री, यू नो, टू ट्रैवल, टू हील द बॉडी, ये सब कुछ आप कर सकते हो सिर्फ विथ योर थॉट. ओके. हाँ, बट वो यानी कि जो फिर थॉट है वो प्योर होना चाहिए. ओके. है ना. और जिस समय में आप वो थॉट को कर रहे हो, यू हैव टू बिलीव कि मैंने ये सोच लिया, ये पॉसिबल है, ये हो रहा है, और वो हो जाएगा. यानी कि हम जो भी, हमारी जो भी इमेजिनेशन है, हमारी वाइब्रेशन उससे मैच करनी चाहिए. एंड समटाइम्स अब पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि बार बार करो तो होएगा. बार बार करो तो नहीं होगा. हाँ, जितना आप अलाइंड हो उतना जल्दी होगा. हाँ. अब मैं आई एम इनटू कोचिंग, है ना. मैं अपनी स्टोरी बताऊँ. 2008 में मैं अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी थी. मेरे को बोर्ड मीटिंग के बाद सीनियर डायरेक्टर ने बुलाया था, ठीक है, कोई चीज़ के. फिर मैं उस दिन रिज़ाइन करने वाली थी. तो मैंने सर को बोला, सर मैं सोच रही हूँ मैं शायद रिज़ाइन करूँ. फिर उन्होंने हंस के पूछा कि रिज़ाइन करके क्या करोगे, जैसे सीनियर्स होते हैं. वेरी नाइस पर्सन. आई सेड कि सर मैंने ऐसे देखा, मैंने क्या पता सर मैं कल टोनी रॉबिन्स ही बन जाऊँ, लाइफ कोच ही बन जाऊँ टोनी रॉबिन्स. वो हंस पर है ना, क्योंकि मैं बहुत ही एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड थी. बिल्कुल कोई मैच नहीं थी टू बिकम ए कोच और थेरेपिस्ट. फिर उन्होंने हंस पर है, उन्होंने बोला कि आमीन, हो जाए, ऑल द बेस्ट, है ना. मैंने सिर्फ बोला था, और ये 2008 की बात है, और मैंने उस चीज़ के बारे में कभी उसके बाद सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि मैंने कुछ और करना है, मेरे यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है. एंड 2013 में मेरी फर्स्ट सर्टिफिकेशन कोचिंग की मेरे हाथ में थी, क्योंकि उस समय जब मैं बोल रही थी बिना डाउट की बोल रही थी, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी विद व्हाट वाज माय सोल प्लान. और जो यूनिवर्स ने मेरे लिए ऑलरेडी सोचा था, मैंने सिर्फ उसको बोला, एक ही टाइम में मैच हो गया. और मैंने कुछ इसके बारे में कुछ नहीं किया. जितने भी मैंने 72 73 सर्टिफिकेशन किया है वो अपना भी हुआ है. मैं कभी इतनी हार्ड वर्क किया ही नहीं कि मेरे को इस कोर्स में जाना है, ये सर्टिफिकेट करना है, ऐसे होना है. सब कुछ हो गया. क्यों? क्योंकि मैं अलाइनमेंट में थी. ओके. तो आपने कहा आप अलाइनमेंट में थे, क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं अलाइनमेंट के लिए? ठीक, अलाइनमेंट के लिए एक तो आपको हमेशा हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल को सोचना चाहिए. ठीक है, मैंने अगर रिज़ाइन भी करना है कंपनी से,
किस तरीके से रिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ स्मूथ चले, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, इनफैक्ट बेटर हो जाए, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो आपको हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल सोचना चाहिए, और एटलीस्ट इंटेंशनली जो भी आप सोच रहे हो, आप सिर्फ आप ऐसे सोच रहे हो कि हाउ कैन आई बी अलाइंड विद माई लाइफ, है ना। आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता है, 10 स्टेप आगे भी नहीं पता है, पर इतना तो पता है ना कि आप लाइफ की एक प्रोसेस है, आपने उस चीज़ के साथ अलाइन रहना है, ओके। एंड द अदर थिंग इज विश वेल फॉर अदर्स। हमेशा लोगों के लिए जो मर्जी हो, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो भी है गुड बैड अगली, ये मेरे भलाई के लिए। बेसिकली यू हैव टू हैव फेथ इन लाइफ कि अगर मैं कोई मुश्किल टाइम से भी गुजर रहा हूँ ना, ये भी मेरे भलाई के लिए। अब भी मेरे को समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरी अवेयरनेस इस हद तक पहुंची नहीं है, ठीक है। जिस दिन मेरे को समझ आएगा, मेरे को पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितना अच्छा था, चाहे वो ये है कि यू हैव लॉस्ट अ पार्टनर, ये है कि कोई हेल्थ इशू है, फाइनेंसेस है, या कि कोई अच्छी इशू भी हो सकता है। एट ऑल टाइम्स हैव फेथ इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तब आप अलाइन होंगे। अगर आप बहुत वरी करोगे फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके रिग्रेट करोगे, फिर you would be operating from lower frequency. तो इस बुक में आपने अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो जो आपकी पर्सनल जर्नी थी, उसमें आपको आपकी पर्सनल जर्नी ने आपको कर्मा और कॉन्शियसनेस को समझने में कैसे हेल्प की? तो मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी वियर्ड था, और मैं नॉन बिलीवर थी ऑनेस्टली, है ना। एंड बट बिकॉज आई हैड टू प्ले दिस रोल, है ना, टू कम एंड टॉक अबाउट कर्मा में भी, तो यूनिवर्स के पास कोई चारा ही नहीं था कि मेरे को धक्का दे के लात मार के जैसे मर्जी करके मेरे को इस रास्ते में इट हैड टू ड्रॉप मी दैट। तो इसलिए वो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मैं एक तो नॉन बिलीवर थी, मैं बहुत स्टबर्न थी, मैं बहुत क्यूरियस भी थी। मैं किसी चीज़ को ऐसे नहीं मान सकती थी कि आपने बोल दिया कि हो जाएगा और मैं बोलूँगी हो जाएगा। आपको बैठ के पूरा मेरे को बताना था कैसे हो जाएगा, वेरी वेरी I would say detail oriented, and I had to had reasons, very left brain. तो यूनिवर्स ने देखा ये तो ऐसे हाथ में तो नहीं आने वाली, इसके ऐसे कोई धमाकेदार इंसिडेंट होना चाहिए ताकि इसको वो जो हिंदी में नहीं बोलते अकल ठिकाने में आने वाली बात। तो मेरे को थप्पड़ मारा 2 बार। जब 2 बार थप्पड़ मार गया, फिर मैंने सोचा कुछ तो गलत है, तो मे बी माई ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग। और मतलब इतना मुश्किल लाइफ था एक समय में कि मेरे को लगा कि अब मैं फंक्शन नहीं कर पा रही हूँ, इसका सब सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बट ऑन द साइड ऑफ इट यूनिवर्स ने मेरे को ये भी हेल्प किया, मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी और इतनी डिलीजेंस और डिटर्मिनेशन डाला कि कोई भी आप चीज़ मेरे को टॉपिक बताओगे ना, जाए मैं उसके बारे में 20 किताब पढूँ, 10 वर्कशॉप करूँ, मेरे को उसकी डेप्थ तक जाना है। तो ये गिफ्ट था, ये मैच हो के ना फिर ये जो फंक्शन आपके सामने बैठ रही तभी बना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके अकॉर्डिंग लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है? डूइंग, अचीविंग, बिकमिंग या सिंपली बीइंग? आई थिंक इट इज़ बीइंग। एंड जब मैं वो किताब लिखी थी 2019 में, मेरे को बीइंग का समझ ये था कि आप जो हो, है ना, मतलब जैसे हो लाइफ जैसे भी है, एंड थोड़ी सी मेलो डाउन होके माइल्ड रहना है। बट ऑब्वियसली 2019 अभी 7 साल के बाद मेरे भी जर्नी में एवोल्यूशन आई है, तो मेरे को जो मीनिंग, बीइंग का मीनिंग और मतलब है थोड़े से चेंज हो गया है अभी। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बीइंग का मतलब यही है कि यू आर इन एक्सेप्टेंस ऑफ योर डिज़ायर्स, योर लैक ऑफ अचीविंग द डिज़ायर्स, your problems, your gifts, your limitations, you're doing and not achieving, and you're doing and overachieving. And in the process जब आप सारा ये कुछ कर रहे हो और हर एक चीज़ आप ना बिल्कुल बारीकी से देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो उस समय बीइंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब आप कुछ कर रहे हो, बट उस बीइंग को जो कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उदास है या खुश है, सब कुछ को जब आप फील करते हो ना और उसको एक्सेप्ट करते हो एक ठहराव के साथ, वो बीइंग है ना। और जब ये समझ में आएगा, यू रियलाइज कि यू हैव सो मच ऑफ थ्राइविंग लाइफ। अब हमारे अंदर लाइफ थ्राइव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स डोंट डू एनीथिंग, सरेंडर, ये तो गलत है ना, क्योंकि
इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इतनी ब्रिलियंस हमारे अंदर, इसलिए नहीं कि मैं बैठ के बोलूँ बस आई एम इन एक्सेप्टेंस ऑफ माई बीइंग, मेरे को ये गिफ्ट लेके इसके साथ कुछ करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है। तो ये सारा कुछ को अगर हम समझ लें और ये भी समझ ले कि ये सारा कुछ, ये प्रोसेस जब चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बट नॉट फ्रॉम ए स्पेस ऑफ डेस्परेशन कि क्यों नहीं हो रहा है या ओह आई हैव डन सो मच। आप सिर्फ न्यूट्रल रह के उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको पता है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, मैं ऐसे फील करूँगा, पहले भी ऐसे हुआ था, ये पैटर्न ब्रेक करना है। ये सारा जब आप मेरे को अपने लाइफ की खिचड़ी को बेसिकली फैला के आप आराम से देख सकते हो और आपको मज़ा आ रहा है देखने में कि अच्छा वहाँ पे भी फेल हुआ था, कोई बात नहीं, अब अगली बार अच्छी, फिर ये बीइंगनेस है। पर जब यहाँ पे पहुँचोगे ना, फिर आपके अंदर इतना ड्राइविंग फोर्स है ना कि यू जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग, नॉट बिकॉज यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ। आपको क्रिएट इसलिए करना है कि वो आपको जॉय दे रहा है ना। कोई और खुश होए ना होए, आप बहुत खुश हो रहे हो उस चीज़ से। जैसे बच्चे नहीं करते, वो कुछ भी करेंगे, आप ना एक पेन दीवार पे भी मारेंगे, दे आर सो हैप्पी, अब उससे स्पेस में आओगे ना, फिर वो बीइंग है। पर ये सारा कुछ करने के बाद वो वाली फीलिंग आती है। ये एक जर्नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट्स ए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप इस स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं? हाउ तो बेसिकली जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो ये नहीं बोल रहा, ये लीनियर नहीं है कि आपने ए किया तो बी रिजल्ट मिलेगा। आपने ए किया शायद जेड भी मिल सकता है, है ना। आपने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। ये लॉ ऑफ कर्मा है। सो इफ वी अंडरस्टैंड दिस ना, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं क्यों जो लोग बहुत ही खराब होते हैं उनको तो लाइफ कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो अचीव करते रहते, खुश रहते हैं, क्योंकि वो अलाइंड है। वो अपनी जो अगलीनेस है उसके साथ बहुत खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनको अगली देख रहे हो, उनकी हरकतें आपको पसंद है, आप गुस्से हो, वो तो बोल रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, कंटेंट हूँ। वो उस चीज़ में अलाइंड है। अब उसका कर्मा बाद में मिलेगा, वो अलग बात है ना। बट कर्मा का मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट है। कर्मा का मतलब ये कि जो एनर्जी का साइकिल है ना, वो पूरा हो गया। अब मैंने कुछ सोचा, गुड बैड और अगली, है ना। तो एनर्जी का जो फंक्शनिंग की वो ये है, जहाँ से ये थॉट शुरू हुआ, जहाँ से ये इंटेंशन शुरू हुई, वो जाके साइक्लिक मोशन में आगे जाएगा, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट लीनियर, है ना, बिकॉज इट इज साइक्लिक। जहाँ से शुरू होएगा हमेशा वो पॉइंट ऑफ इंसेप्शन को जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे जाके एक टच करेगा, फिर साइकिल भरा हो गया, ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर मैंने बुरा सोचा या अच्छा सोचा, पॉइंट ऑफ इंसेप्शन शुरुआत में ही हूँ, तो बाय द लॉ ऑफ एनर्जी ये वापस तो आएगा ही आएगा। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कोई पनिश नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप जो भगवान गॉड या डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ है वो बड़ा ही वियर्ड है। इनफैक्ट मैं अपनी वर्कशॉप में कर रही हूँ, मिरर्स एंड लाइज अभी चल रहा है ऑनलाइन, उसमें मैंने ये दिया हुआ है कि एक हफ्ते का असाइनमेंट ये है कि आप बैठ के अपने साथ बैठो और समझ लो कि आपकी रिलेशनशिप आपके गॉड के साथ क्या है। आपका गॉड आपके बाहर है, अंदर है, अच्छा है, बुरा है, पनिश करता है, रिवर्ट करता है, जब आप खुश होते हो तभी याद होती है, जब उदास, पता तो होना चाहिए ना कि हम गॉड बोल रहे हैं, जो हम सोचते वो हमारे को कंट्रोल कर रहा है, हमारे लाइफ को चला रहा है, कौन है वो, मेरा क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, है ना। तो ये कर्मा भी यही है, इट इज़ आवर रिलेशनशिप विद आवर ओन थॉट प्रोसेस। जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा था तो मेरे को अच्छा मिलेगा, अगर बुरा था तो मेरे को बुरा मिलेगा, है ना। तो ये जो कर्मा का साइकिल है ये ब्रेक हो सकता है? हाँ, अवेयरनेस के थ्रू। ओके, जब आप एक चीज़ को ये कर्मा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या आपका अचीवमेंट है, नॉन अचीवमेंट है, गिल्ट, रिग्रेट, शेम, व्हाटएवर जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जब तक आप उसको अवेयरनेस के साथ नहीं देखोगे वो रिपीट होता जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट इट एंड सेइंग अच्छा यहाँ पे मैंने ये किया, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं। अवेयरनेस का मतलब उससे लेसन लेना नहीं, अवेयरनेस का मतलब ये है कि विदाउट एनी जजमेंट उस चीज़ को वॉच करना और एक्सेप्ट करना कि ये हो गया या मेरे से हो गया या किसी से हो गया, उसका इफेक्ट और रिजल्ट ये था अभी तक। आप मेरे को ये इफेक्ट और रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ध्यान से देख सकती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है या अच्छा है, या मेरे को अगर अच्छा है तो मेरे को और चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो क्यों चाहिए। अब एक मूवी को आप देखने जाओगे, ठीक है, अगर हाफ एन आवर वो मूवी बकवास है,
आप उठ के आओगे, मैक्सिमम उसको देख के दोबारा तो नहीं जाओगे टिकट खरीद के 3 घंटा अपने आप को टॉर्चर करोगे, बट हम अपने लाइफ को रिपीट में डाला हुआ है, जो हमारे को पसंद नहीं वो भी बार बार याद कर करके अपना बुरा हाल कर रहे हैं, है ना। तो अवेयरनेस का मतलब कि जैसे वो मूवी को देख रहे हो, अपना लाइफ को देखो और डिसाइड करो कि ये व्हाट रीलुकिंग है, अगर नहीं है तो चेंज करो, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। नहीं, मैंने जो कर्मा का साइकिल ब्रेक करने वाला क्वेश्चन पूछा वो ये था कि मान लीजिए मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, वो थॉट आया, अब वो एनर्जी वापस मेरे तक आएगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर बुरा सोचा, वो एनर्जी रिलीज हुई, अब वो वापस ना आए। ये कैसे होगा? आपको ये सोचना चाहिए मैंने ये बोली और सोचा और उस बंदे तक पहुंचे ना, है ना। पहले तो ये सोचना चाहिए सिर्फ मेरे पास ना, वही ना हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मेरे को अगर मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, है ना, तो मेरे को लोगों के लिए भी वो चीज़ नहीं चाहिए, है ना। तो क्योंकि कर्मा ना, देखो जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है वही थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ को क्रिएट करेगा, साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मैंने ओह बुरा सोचा, ये मेरे पास वापस आने वाला है, पर ये भी तो सोचना चाहिए कि जाते जाते कितने कितने लोगों को टच करेगा। तो द फर्स्ट थॉट शुड बी हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, कि मैंने ये सोचा ये गलत था, कैंसिल, डिलीट, इरेज, आई डोंट वांट दिस टू रीच एनीवन एंड आल्सो नॉट मी। नेक्स्ट है कि फियर, फेथ और परसेप्शन हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। नहीं, the reality we are living, actually you're, I don't know how to phrase this in a way because your question is both right and wrong तो नहीं हो सकता, but it can be answered in a different way. जो reality of life है, that is the result of our fears and perceptions. fear था, एक mindset था, उसके हिसाब से perception develop हुआ, फिर उस perception के हिसाब से हमने लाइफ को जिया, उस लेंस से देखा, और सिर्फ बिकॉज लेंस छोटा है, अब मैं तो सिर्फ इतना ही देखूंगा ना, तो आई केप्ट ऑन रिसाइकलिंग माई एक्सपीरियंस एंड देन आई थॉट दिस इज लाइफ, और मेरी परसेप्शन वहाँ पर रिजिडिटी के साथ फिक्स हो गया, है ना। सो बेसिकली व्हाट वी लिव, आवर रियलिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट वी परसीव्ड बिफोर, एंड दोज परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ मेमोरीज, इनर चाइल्ड मेमोरीज, एंसेस्ट्रल एनर्जी, इम्प्रिंट्स एंड डीएनए, वो पूरा पीछे से आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो तीसरा चैप्टर है, इसमें आपने जो यूनिवर्सल लॉस बताए हैं, अगर हमने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना हो, कैसे करेंगे? वेरी इजी, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो बोल रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मीन्स जो आपकी थॉट्स और बिलीफ्स है, नॉट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो आपकी थॉट्स एंड बिलीफ्स है वो आपको लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड सिचुएशंस, लाइक माइंडेड लाइफ इवेंट्स में लेके जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई इवेंट और सिचुएशन ऐसे हो रहा है जो आपको नहीं पसंद है, यू हैव टू चेंज योर थॉट बेसिकली, ठीक है। then it also, this is one of the other thing is whatever you focus on becomes stronger. People think it means if I focus on a red car I'll get a red car. No, it doesn't mean that. It means that you first understand what you want from life and how you want to feel about it. फिर वो जो feeling of fun, sense of achievement है, उसके ऊपर focus करना है basically, ठीक है, like that. law of one है, like I gave you an example. अगर मेरे को नहीं चाहिए कोई मेरे को झूठ बोले, मेरे साथ चीटिंग करे, मेरे को भी बाकियों के साथ नहीं करना चाहिए, है ना, बिकॉज वी ऑल आर वन। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, मेरे को ये समझना चाहिए, एक तो मेरे पिछले एक्यूमुलेटेड कर्मा आ रहा है पीछे से, है ना, एक, और लेट्स से मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव लिव्ड 1000 लाइफ्स बिफोर, इतना कर्मा मेरा एक्यूमुलेटेड है, उसमें से इतना सा मैं इस लाइफ के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने इसको रिजॉल्व करना है, ये बहुत हैवी बारी हो गया अब, है ना, तो मैंने इसको रिजॉल्व करके इससे कम करना है, बट जो मैं आज सोच रही हूँ वो भी तो आगे की कर्मा क्रिएट कर रहा है ना, कॉन्सिक्वेंसेस। सो हमारे को ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा मीन्स वट एवर यू थिंक, स्पीक और डू, नो दैट देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस विच यू वुड बी फेसिंग। Basically take responsibility of your intention, action and your speech, है ना। तो एक एक करके अगर हमारे को ये समझ में आएगा, बेसिकली प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर लो, उसको डे बाय डे इम्प्लीमेंट कर लो, बट रियली यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आफ्टर 2-3 years then this becomes your operating system. फिर आपने कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, आप this becomes your way of life, you know, and then life is sorted. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट जिसमें हमने ट्वाइस बॉर्न बुक के तीसरे चैप्टर पर बात की है। अगली पॉडकास्ट में हम इस बुक के चौथे चैप्टर पर बात करेंगे।